नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कैवल्य एकेडमी पर। ठीक है, तो मित्रों, ये हमारा विजन ISPT 365 का टेस्ट सीरीज चल रहा था, जिसमें हमारा टेस्ट 1 चल रहा है। अभी फ़िलहाल बहुत पीछे हैं हम लोग। कौन सा टेस्ट चल रहा है? टेस्ट 1। पीछे नहीं है हम लोग, बहुत आगे निकलने वाले हैं, क्योंकि रेगुलरिटी मेंटेन करना है हमको। तो अभी तक हमने जो है अपने इस टेस्ट 1 की सीरीज में 31 क्वेश्चनों को डिस्कस कर लिया है, जिसमें से हमारे एक क्वेश्चन को वो आप लोगों के लिए करने के लिए छोड़ा गया था, वो था क्वेश्चन नंबर 20। ठीक, इसका आंसर मैं आज भी आपको इस लेक्चर में नहीं बताऊंगा। ठीक है, और इस लेक्चर में भी हम एक क्वेश्चन छोड़ेंगे, और ये लेक्चर हमारा जाएगा क्वेश्चन नंबर 50 तक। तो कुल मिला करके 50 क्वेश्चन हमारे हो जाएंगे। ठीक, इसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, अगले हर वीडियो में हम डेली के डेली 50 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक, जैसे अगर हमको नेक्स्ट अगर हमारे पास 30 दिनों का टाइम अगर मान लीजिए मिलता है हमें, तो कम से कम हम 15 टेस्ट लगा लें। ठीक, और अगर 30 से ज़्यादा टाइम मिलता है तो उस हिसाब से उसके आधे टेस्टों को हम सॉल्व कर लें, और लास्ट में जैसे हमारी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो हम बहुत तेज़ी से आगे भागेंगे। लेकिन फ़िलहाल चूँकि हमको समझते हुए चलना है, इसलिए थोड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो मन लगा करके मित्रों आप देखते रहिए और बने रहिए। देखिए, वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर होती है, थोड़ी बोरियत भी होती है फिर उसके साथ साथ, पर किया कुछ नहीं जा सकता है। ठीक, सिवाय अगर आप मन लगा करके इसको देखेंगे और सॉल्व करते चलेंगे साथ साथ। ठीक है, साथ साथ अगर सॉल्व भी करते चलेंगे आप, तो लगातार मन लगा रहेगा और आप वीडियो देख पाएंगे पूरा का पूरा। और भरोसा रखिए, पूरा वीडियो देखने पे आपको ही फ़ायदा होगा, वो भी बहुत ज़्यादा। कैसा फ़ायदा होगा? तो भैया बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, थोड़ा मोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा। ठीक, एग्ज़ाम में भी प्रैक्टिस कर ली, एग्ज़ाम में भी जल्दी सॉल्व कर पाएंगे, और काफ़ी क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि मिलते जुलते रहेंगे। देखिए, टेस्ट सीरीज सॉल्व करने का मेन मोटो ये नहीं होता कि सेम क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 32 पूछ रहा है कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन के आरोपण के निम्नलिखित में से कौन सा से निहितार्थ है। इसके बाद ये 3 कथन दे दिया इसके, 1 2 3। तो भैया ऐसा नहीं वहाँ पेपर का ये क्वेश्चन नंबर 32, वहाँ का क्वेश्चन नंबर 3 हो या 2 हो या 32 हो, नहीं मालिक, ऐसा नहीं है भाई। वहाँ ये होगा कि इसी से संबंधित, मतलब राष्ट्रपति शासन से संबंधित हो सकता है क्वेश्चन आ जाए, और उसमें चूंकि हम लोग यहाँ पे ये 1 2 3 अपकथनों के साथ इस क्वेश्चन को पूरी तरीके से देखेंगे और सॉल्व किए रहेंगे। ठीक है, तो राष्ट्रपति शासन के बारे में पूरी तरीके से हम लोग जानकारी ले लेंगे, क्योंकि हमने यहाँ इसके अंदर के भी 3 कथनों के बारे में जांचा है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। इसके बारे में हमने देख लिया है पहले से ही अपनी टेस्ट सीरीज में। ठीक, अभी इस टेस्ट सीरीज में आज इन 3 टॉपिकों के बारे में बात की जा रही है। अगली टेस्ट सीरीज जो डिस्कस करेंगे, हो सकता है किसी और 3 टॉपिक के बारे में बात की जाए राष्ट्रपति शासन से ही संबंधित। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे करते करते हमको पता रहेगा कि हाँ भैया, एक नज़र अगर हम किसी क्वेश्चन को देखेंगे और थोड़ा सा जोर डालेंगे तो कौन सा सही है कौन सा गलत है, ये हम लगा सकते हैं और बता सकते हैं। ठीक है, इसलिए टेस्ट सीरीज देखा कीजिए और सॉल्व भी किया कीजिए आप लोग। तो चलिए शुरू करते हैं। फिलहाल पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर पहला तो नहीं है, आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन के आरोपण के निम्नलिखित में से कौन सा से निहितार्थ है? पहला, राष्ट्रपति मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद को भंग कर देता है। दूसरा कथन है कि संसद द्वारा राज्य के बजट और राज्य विधानसभा के विधेयकों को पारित किया जाता है। तीसरा कथन है कि संबंधित राज्य के उच्च न्यायालयों की शक्तियों और प्रकारों को उच्चतम न्यायालय द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। ऑप्शंस देख लीजिए आप लोग, जैसा कि हमारा आपका पहले से तय है कि मैं ऑप्शंस नहीं पढ़ने वाला हूँ। ठीक, तो इसमें सही आंसर क्या है? इसमें सही आंसर है आंसर नंबर बी, वो 1 और 2 ही केवल इसमें सही है। सही उत्तर चुनना है हमको। ठीक, देख लेते हैं
देखिए राष्ट्रपति जो है मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद को भंग कर देता है, ठीक। और तो राष्ट्रपति वहाँ का शासन कैसे चलता है, जो ये जब मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद भंग हो जाएगी तो वहाँ का शासन राष्ट्रपति राज्यपाल के माध्यम से चलाता है। किसके माध्यम से चलाता है? राज्यपाल के माध्यम से चलाता है। और राज्यपाल जो है राज्य के मुख्य सचिव की सहायता से अपने कार्यों का संपादन करता है। राज्य के मुख्य सचिव की सहायता से अपने कार्यों का संपादन करता है, ठीक। जैसे ठीक उसी तरीके से, ऐसे आप लोग एक एग्जाम्पल के रूप में बस बता रहा हूँ, जैसे मुख्यमंत्री को सहायता और सलाह देने के लिए उसकी मंत्रिपरिषद होती है, ठीक। मुख्यमंत्री के लिए मंत्रिपरिषद कार्य करती, ठीक उसी तरीके से यहाँ पे राज्यपाल के लिए राज्य का मुख्य सचिव कार्य करेगा, ठीक है। पहला तो हमने देख लिया किस तरीके से सही है। दूसरा है कि संसद द्वारा राज्य के बजट और राज्य विधानसभा के विधेयकों को पारित किया जाता है। हाँ भैया, संसद द्वारा ही यह पारित किया जाता है, ठीक। संसद जो है राज्य के विधेयक और बजट को पारित और प्रस्तावित कर सकती है, ठीक। क्योंकि जब तक राष्ट्रपति राज्य विधानसभा को विघटित और निलंबित भी कर सकता है। इसमें अगर राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है किसी राज्य में तो वहाँ की विधानसभा को राष्ट्रपति निलंबित कर सकता है अथवा विघटित भी कर सकता है, ठीक। मतलब हो सकता है वहाँ दोबारा भी चुनाव हो। आवश्यक नहीं कि वह निलंबित ही करेगा, यह भी आवश्यक नहीं कि वह विघटित ही करेगा, ठीक। दोनों में से कोई एक भी कर सकता है। नेक्स्ट है कि तीसरा कथन गलत क्यों है? तो देखिए, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालयों की शक्तियों और प्रकार्यों को उच्चतम न्यायालय द्वारा ग्रहण किया जाता नहीं। आर्टिकल 356 में देखिए कहाँ दिया है, पहली चीज़ राष्ट्रपति शासन के बारे में ये दिया है, आर्टिकल 356 में दिया है। वहाँ ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। राष्ट्रपति सिर्फ जो है विधायी कार्यों को अपने हाथों में लेगा, यानी कि इस विधानसभा से संबंधित कार्यों को अपने हाथों में ले सकता है, या कार्यपालिका के कार्यों को अपने हाथों में, ऐसे बोले तो ज़्यादा बेटर होगा। कार्यपालिका के कार्यों को राष्ट्रपति जो है अपने हाथों में ले सकता है, न्यायपालिका के नहीं। न्यायपालिका सुचारू रूप से जैसे चलती थी वैसे ही चलती रहेगी, इसकी कार्यप्रणाली पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी उच्चतम न्यायालय अपनी शक्तियों का उपयोग स्वयं ही करेगा, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 33 रहेगा ना भाई। क्या है क्वेश्चन नंबर 33? तो भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान किए गए थे? पहला है क्रमशः प्रांतों और केंद्र स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली का अंगीकरण। दूसरा कथन है कि इस अधिनियम की कार्यप्रणाली की जांच करने और रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु एक वैधानिक आयोग का गठन। तीसरा कथन है कि लोक सेवा आयोग की स्थापना। तो ऑप्शंस देख लीजिए। अब मैं बताता हूँ, इसमें केवल सी सही है, ठीक। पहला गलत क्यों है? तो देखिए, भारत शासन अधिनियम 1919 में जो है प्रांतों में तो द्वैध शासन की बात की गई थी, लेकिन केंद्र स्तर पर द्वैध शासन कब लगा था? ये लगा था 1935 के अधिनियम से केंद्र में द्वैध शासन की बात की गई थी, लेकिन 1935 के अधिनियम में प्रांतों को स्वायत्तता भी दे दी गई थी, या यूं कहें कि प्रांतों से द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया था, ठीक। प्रांतों से, ये देखिए पता नहीं कैसा द्वैध लिखा गया है यहाँ पे, फिर से लिखता हूँ। देखिए, प्रांतों से द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया था, ठीक। कब? तो 1919 नहीं, 1935 के अधिनियम से। और ये किस लिए हम 1935 के अधिनियम की बात कर रहे हैं? क्योंकि केंद्र में 1935 में द्वैध शासन लगा था, इसलिए फिलहाल 1919 की बात यहाँ पे हो रही। तो 1919 में सिर्फ और सिर्फ प्रांतों में द्वैध शासन की प्रणाली का अंगीकरण किया गया था, ठीक। इसलिए पहला कथन तो हमारा गलत हो जाता है।
दूसरा कथन क्या कहता है, तो इस अधिनियम की कार्यप्रणाली की जांच करने और इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया था। हाँ भैया, वो अपना साइमन कमीशन, साइमन साइमन कमीशन कब आया था? ये 1927 में गठित हुआ था और 1928 में आया था। ठीक, इसके अलावा लोक सेवा आयोग, नेक्स्ट कथन क्या है हमारा, तो सही है, ये दूसरा कथन में जहाँ देख लिया। इसके अलावा एक लोक सेवा आयोग की स्थापना भी की गई थी इस अधिनियम के तहत, हाँ की गई थी। ठीक, लेकिन कब की गई थी? 1926 में जो है सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। ठीक, इसी अधिनियम में एक लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया था जिसका गठन 1926 में किया गया था। ठीक, सिविल सेवकों की भर्ती के लिए। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 34। तो क्वेश्चन नंबर 34 क्या है कि किसी देश में लोकतांत्रिक चुनाव के संचालन हेतु निम्नलिखित में से कौन सी शर्तें अनिवार्य रूप से पूर्ण की जानी चाहिए? लोकतांत्रिक चुनाव के संचालन की बात हो रही, तो चलिए देखते हैं कौन सी शर्तें अनिवार्य रूप से पूर्ण हो जानी चाहिए। पहला कथन है हमारा कि प्रत्येक व्यक्ति के पास सामान्य मूल्य का एक मत होगा, चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता होगी, नियमित रूप से चुनावों का आयोजन होगा। चौथा कथन है विजयी उम्मीदवार को कुल डाले गए वैध मतों का 50% से अधिक प्राप्त होना चाहिए। ठीक, ऑप्शंस देख लीजिए आप लोग। ठीक है, तो इसमें सही आंसर कौन सा है? इसमें सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केवल 1, 2, 3 होना चाहिए। देखिए लोकतांत्रिक क्या क्वेश्चन है, क्या है हमारा, देखिए क्वेश्चन हमारा ये देखिए यहाँ पे, लोकतांत्रिक चुनाव के संचालन हेतु निम्नलिखित में से कौन सी शर्तें अनिवार्य होनी चाहिए? किस लिए? तो लोकतांत्रिक चुनाव के संचालन के लिए। तो पहला कथन क्या है, तो प्रत्येक व्यक्ति के पास समान मूल्य का एक मत होना चाहिए। देखिए हमारे आपके पास जो वोट है वो सिर्फ एक वोट है और दो सभी वोटों का मूल्य एक समान है। मतलब मैं भी अगर अपना वोट देता हूँ तो उसकी गिनती भी एक वोट की तरह गिनी जाएगी और उसी तरीके से आपके वोटों की गिनती भी एक ही होगी। ठीक, और दूसरी तरफ हम में से कोई भी चुनाव लड़ सकता है, वह चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र है। तीसरी चीज़, 5 सालों पे प्रत्येक 5 वर्ष पे, जैसे भारत की बात की जा रही तो प्रत्येक 5 वर्ष पे चुनाव तो होते ही होते हैं नियमित रूप से। नेक्स्ट है तो विजयी उम्मीदवार को कुल डाले गए वैध मतों का 50। देखिए ये दो तरीके का होता है, यह अनिवार्य नहीं है, मतलब ऐसा हो सकता है लेकिन कंपलसरी नहीं है। इस प्रावधान को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली कहते हैं। आनुपातिक, एक सेकंड ने हटा देता हूँ। हाँ, तो इसे क्या कहते हैं? इस चीज़ को कहते हैं आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। इसके अलावा एक और तरीका होता है फर्स्ट पास्ट दी या द पोस्ट सिस्टम, दो तरीके होते हैं। ठीक है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। तो भारत में कौन सा प्रचलित है? भारत में ये वाला प्रचलित है। ऐसा जरूरी नहीं कि जहाँ भी जो है ये सिस्टम हो, यानी अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली हो, वहीं पे स्वतंत्र लोकतांत्रिक चुनाव का संचालन हो सकता है। नहीं भैया, हमारे यहाँ इस प्रकार का सिस्टम प्रचलित है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, और हमारे यहाँ भी लोकतांत्रिक चुनाव का अनिवार्य संचालन होता ही होता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। तो निम्नलिखित में से कौन सी लोकतंत्र की एक आवश्यक विशेषता है? तो देखिए पढ़ते हैं हम लोग ऑप्शन। तो लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से सभी प्रमुख निर्णय लिए जाते हैं,
प्रत्येक वयस्क, बी है कि प्रत्येक वयस्क निवासी को एक मत देने का अधिकार प्राप्त होता है जिनका मूल्य समान होता है। सरकार संविधान के आधारभूत नियमों और नागरिक अधिकारों द्वारा सीमित होती है। लोगों की राय जानने के लिए नियमित रूप से जनमत संग्रह कराया जाता है। अब बताइए आप लोग। चलिए ऐसा करते हैं, इस क्वेश्चन को भी हम लोग छोड़ देते हैं अपने अगले लेक्चर के लिए। अब हमारे पास कितने क्वेश्चन होंगे डिस्कस करने के लिए? क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पिछले लेक्चर का, क्वेश्चन नंबर 35 हमारे इस लेक्चर का। बहुत अच्छा क्वेश्चन है इसलिए छोड़ रहा हूँ, और आसान भी काफ़ी है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 36 है कि संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन क्या है? तो संविधान में अल्पसंख्यक वर्ग को परिभाषित किया गया है। दूसरा है कि अल्पसंख्यकों को धार्मिक, भाषाई और निर्जातीय अल्पसंख्यकों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। चलिए फटाक से आप लोग देख लीजिए ऑप्शंस क्या क्या हैं। तो भाई इसका सही आंसर है, बता दूं, इसका सही आंसर है न तो एक न तो दो, यानी कि दोनों गलत है। पहली चीज़ तो संविधान में अल्पसंख्यक शब्द को कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। ये चीज़ अच्छे से याद कर लीजिए आप लोग, दिमाग में इसको बैठा लीजिए, ठीक। दूसरी चीज़, संविधान में जो है दो तरह के अल्पसंख्यकों की बात करता है, अनुच्छेद 30 में बताया भी गया। देखिएगा आप लोग वहाँ पे कौन कौन से धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों की बात तो हमारे संविधान में की गई है, लेकिन निर्जातीय अल्पसंख्यकों की कोई बात हमारे संविधान में नहीं की गई है, ठीक है। इसीलिए यह दोनों कथन, यानी कि कथन 1 और कथन 2 दोनों गलत हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। क्या कहता है ये? तो संविधान की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से सही है? पहला कहे कि यह समाज के लोगों के मध्य समन्वय स्थापित करता है। दूसरा कथन है यह राजतंत्र की अनुपस्थिति को सुनिश्चित करता है। तीसरा कथन है कि यह सरकार की शक्तियों पर सीमाएं आरोपित करता है। चौथा कथन है कि यह सरकार को एक समाज की आकांक्षाओं को पूर्ण करने में सक्षम बनाता है। ऑप्शंस देख लीजिए आप लोग, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं कौन सा सही। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही, यानी कि 1, 3 और 4 सही। चौथा गलत क्यों है? देखिए, राजतंत्र की अनुपस्थिति सुनिश्चित करता है, ऐसा आवश्यक नहीं है, ठीक है। कहीं कहीं पे जो है राजतंत्र में भी संवैधानिक बने होते हैं और संविधान के नियम भी होते हैं। देखिए संविधान क्या है, ये कुछ बुनियादी नियम होते हैं और कुछ नहीं। और किसी भी संविधान में ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि हाँ भैया कि वहाँ राजतंत्र नहीं होगा, तो ऐसा नहीं होगा। हर जगह अलग अलग विधियों से चुनाव संपन्न कराए जाते हैं, ठीक है। देखिए कुछ बुनियादी नियमों की अनुपस्थिति में प्रत्येक व्यक्ति केवल इसलिए कथन 1 के बारे में है। तो देखिए कथन 2 के बारे में गलत क्यों है? तो संविधान किसी समाज के शक्ति के मूलभूत वितरण को निर्दिष्ट करता है, ठीक है। संविधान द्वारा यह निर्धारित किया जाता है कि कौन यह सुनिश्चित करेगा कि विधि किस प्रकार की होनी चाहिए, ठीक। कौन यह सुनिश्चित करेगा कि प्रश्न का उत्तर सैद्धांतिक रूप से अनेक प्रकार से दिया जा सकता है। उदाहरणार्थ, एक राजतंत्र में विधि का निर्माण राजा द्वारा किया जाता है, ठीक। राजतंत्र में विधि का निर्माण राजा कर सकता है। लोकतंत्र जबकि कुछ संविधानों में, जैसे सोवियत संघ के संविधान में निर्णय का अधिकार केवल एकल पार्टी को दिया गया था, जैसे कि फिलहाल चाइना में किसके पास है? तो ये भैया है वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी के पास है, चाइना की। वहाँ एकल पार्टी ही निर्णय करती है, जिसे आप निरंकुश भी बोल सकते हैं, वहाँ के एक तरीके से निरंकुश शासन भी बोल सकते हैं, ठीक है। बाकी चलिए, बाकी तो आप लोग समझ ही रहे होंगे कि लोगों के मध्य समन्वय स्थापित करता है, समाज के लोगों के मध्य सरकार की शक्तियों पर सीमाएं आरोपित करता है। कहाँ से? मूल अधिकार वगैरह से, ठीक। दूसरा है कि सरकार को एक समाज की आकांक्षाओं को पूर्ण करने में सक्षम बनाता है, जैसे कि डीपीएसपी के बारे में आप लोग देख लीजिए। डीपीएसपी जो है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ।
यह क्या है, पढ़ते हैं। निवारक निरोध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में बात की जा रही है, यहाँ पे बात की जा रही है निवारक निरोध के बारे में बात की जा रही है। तो पहला कथन क्या है, तो संविधान द्वारा निवारक निरोध के संबंध में विधि निर्माण हेतु केवल संसद को अधिकृत किया गया है। दूसरा कथन है कि केंद्र सरकार द्वारा आवधिक समीक्षा और अनुमोदन के पश्चात निवारक निरोध कानूनों के अंतर्गत एक व्यक्ति को अनिश्चित काल तक हिरासत में रखा जा सकता है। तो कौन कौन से ऑप्शन इनमें सही हैं या कौन से कथन इनमें सही हैं, इसके लिए ये नीचे हमारे पास ऑप्शंस दिए हुए हैं। चलिए फटाक से बता दीजिए आप लोग। तो देखिए इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दोनों ही कथन गलत है। पहली चीज़, पहला कथन क्यों गलत है, तो केवल संसद नहीं, राज्य की विधानसभाओं को भी, इनके विधानमंडलों को भी इसके लिए अधिकृत किया गया है। ठीक है, यह भी इन पर विधि बना सकती निवारक निरोध से संबंधित मामलों को लेकर के। ठीक है, इसके अलावा कथन 2 क्यों गलत है, तो देखिए किसी व्यक्ति की अवधि को जो है 3 माह से अधिक, पहली चीज तो उसे 3 माह के लिए एक बार में निवारक निरोध किया जा सकता है। कितने दिन के लिए, तो 3 माह के लिए। अरे हाँ, कितने दिनों के लिए, तो 3 माह के लिए। ठीक, उसके बाद दोबारा अगर उसकी जो है निवारक निरोध की अवधि को बढ़ाया जाना है तो उसके लिए एक सलाहकार बोर्ड से निर्णय लेना आवश्यक है। किससे, तो एक सलाहकार बोर्ड से निर्णय लेना आवश्यक, वो उस पर जो है निर्णय एक सलाहकार बोर्ड लेता है। ठीक, और इस बोर्ड में उच्च न्यायालय का न्यायाधीश भी शामिल होता है। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश भी इसमें शामिल होता है। इसीलिए हमारे दोनों कथन गलत हैं, कथन 2 भी गलत है और कथन 1 भी गलत है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 39। क्या कहता है, तो देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में कार्यरत विदेशी राजनयिकों के बच्चों को जन्म के आधार पर भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं होती है। दूसरा कथन क्या है, तो देशीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने पर एक विदेशी नागरिक को अपने मूल देश की एक विदेशी नागरिक की अपने मूल देश की नागरिकता बनी रहती है। अब ऑप्शंस देख लेते हैं क्या क्या है। कथन तो हमने पढ़ लिया, जल्दी से देखिए ऑप्शन आप लोग और सही आंसर बता लीजिए, अपने से चूज करके रखे रहिए। तो सही आंसर है इसमें केवल 1। ठीक, क्या है आंसर कथन 1 में, तो भारत में कार्यरत विदेशी राजनयिकों के बच्चों को जन्म के आधार पर भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं होती। सही बात है भैया, नहीं प्राप्त होती है। ठीक, दूसरा कथन गलत क्यों है, तो देखिए भारत में जो है एकल नागरिकता का सिद्धांत प्रचलित है। कौन सी नागरिकता का, तो एकल नागरिकता का, मतलब आप या तो हमारे देश के नागरिक रहेंगे या तो किसी अन्य देश के नागरिक रहेंगे। ठीक, इसी वजह से अगर किसी व्यक्ति को, यानी एक को अगर भारत की नागरिकता मिल जाती है, ठीक, एक को अगर भारत देश की नागरिकता मिल जाती तो इसे अपने मूल देश की नागरिकता छोड़नी होगी। ठीक, और नहीं छोड़ता है तो हम अपने देश की नागरिकता इन्हें नहीं देंगे। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 हमारा क्या कहता है, यह है कि संघ लोक सेवा आयोग के संदर्भ में बात की जा रही है। ओ हो, चलिए भाई संघ लोक सेवा आयोग की बात करते हैं हम लोग, देखें क्या बात है। संघ लोक सेवा आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अच्छे से विचार कीजिएगा। इच्छा तो हो रही है क्वेश्चन भी छोड़ ही दूं, क्योंकि संघ लोक सेवा आयोग की सब तैयारी कर रहे हैं, पता तो होना चाहिए। देखिए चलिए फिलहाल संघ लोक सेवा आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, कार्मिक प्रबंधन के मामले में सरकार के लिए यूपीएससी से परामर्श लेना अनिवार्य नहीं है। दूसरा कथन क्या है, तो दूसरा कथन है, यूपीएससी द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से उम्मीदवार के चयन का आशय यह नहीं है कि उसे नियुक्ति का अधिकार प्राप्त हो गया है। तो कौन कौन सा कथन सही है, ऑप्शंस देख ही लिया होगा आपने। तो इसमें सही है भैया दोनों। ठीक, पहला कथन तो किस लिए सही है, तो देखिए यूपीएससी से परामर्श में जो है उच्चतम न्यायालय ने यह निर्दिष्ट किया था कि यदि सरकार कार्मिक प्रबंधन के मामले में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करने में विफल रहती है तो असंतुष्ट लोक सेवा आयोग की समस्या का समाधान न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता। ठीक है, दूसरे शब्दों में न्यायालय ने निर्णय दिया था कि यूपीएससी से परामर्श करने में अनियमितता पाए जाने पर
या बिना परामर्श के कार्य करने पर सरकार के निर्णय को अमान्य नहीं ठहराया जा सकता है। ठीक है, इस प्रकार यूपीएससी से परामर्श करना एक मार्गदर्शक प्रावधान है। ठीक है, न कि अनिवार्य। मतलब सरकार चाहे तो यूपीएससी से परामर्श करे, चाहे तो ना करे। दूसरा कथन भी, ये भी जो है उच्चतम न्यायालय द्वारा ही बताया गया था या निर्धारित किया गया था। ठीक है, इसमें भी यह कहा गया था कि जो ऐसा कोई वो नहीं, तय सीमा नहीं है कि अगर आपको जो है चयन कर लिया जाता है तो आपको नियुक्ति का अधिकार मिल ही जाएगा उस विभाग में। ठीक है, यह सरकार इस पर निर्णय करने के लिए स्वतंत्र है। बस इस पर एक शर्त यह है कि सरकार निष्पक्ष तरीके से काम करेगी। ठीक है, सरकार निष्पक्ष तरीके से काम करेगी। ऐसा नहीं कि आपके दो लोगों का एक ही समान जो है स्थिति बनी हुई तो सरकार ने जो है दूसरे को ले लिया और आपको छोड़ दिया। नहीं भैया, निष्पक्ष तरीके से सरकार को व्यवहार करना होगा। जैसा आपके साथ वैसा ही दूसरे व्यक्ति के साथ भी करना होगा। ठीक है, और ये चीज़ यूपीएससी के विज्ञापन में भी दी हुई है, आप पढ़िएगा उसे। क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ चलते हैं, क्या है देखते हैं। तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर सूचना आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया है। दूसरा कथन है कि राज्यों में अवस्थित राष्ट्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के शाखा कार्यालयों से संबंधित शिकायतों की जांच करना राज्य सूचना आयोग द्वारा की जाती है। ठीक है, इसे फिर से पढ़ देता हूँ दूसरे कथन को। देखिए, राज्यों में अवस्थित राष्ट्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों यानी पीएसयूज के शाखा कार्यालयों से संबंधित शिकायतों की जांच राज्य सूचना आयोग द्वारा की जाती है। तो इसमें सही कथन छांटना है, कौन सा सही है। ऑप्शंस देख लीजिए आप लोग। ठीक है, तो इसमें सही आंसर कौन सा है। इसमें सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी ना तो एक सही है ना तो दो। क्यों नहीं सही, देखिए सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में राष्ट्रीय और राज्य स्तर के सूचना आयोग की बात की गई थी, लेकिन जिला स्तर पर किसी सूचना आयोग की बात नहीं की गई थी। ठीक है, और दूसरा कथन क्यों नहीं सही है, तो देखिए राज्य सरकार के अधीन जो राज्य, ये जो है जो राज्य में अवस्थित जो सूचना आयोग है, ये जो है राज्य सरकार के अंतर्गत अधीन कार्यरत कार्यालयों तथा वित्तीय संस्थानों एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि से संबंधित शिकायतों एवं अपीलों की सुनवाई कर सकती है। ठीक, न कि राष्ट्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 42। क्या है क्वेश्चन नंबर 42, तो निम्नलिखित में से कौन से कार्य भारत की संविधान सभा द्वारा किए गए थे। ठीक है, पहला कथन है, पहला कार्य साधारण कानूनों का अधिनियम। दूसरा, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का अंगीकरण। तीसरा, भारत के प्रथम राष्ट्रपति का चुनाव। ऑप्शंस तो दिख ही रहे होंगे आपको स्क्रीन पे, तो बता लीजिए जल्दी से, देख लीजिए आप लोग। इसमें सही आंसर है आंसर नंबर डी, यानी कि ये तीनों कार्य साधारण कानून का अधिनियम भी किया गया था, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का अंगीकरण भी किया गया था, साथ ही भारत के प्रथम राष्ट्रपति का चुनाव भी किया गया था। ठीक है, राष्ट्रगान को देखिए, राष्ट्रगान को कब अंगीकरण किया गया था, 24 जनवरी 1950। ठीक, और इसी दिन जो है राष्ट्रपति को भी नियुक्त किया गया था। किसके द्वारा, तो भारत की संविधान सभा के ही द्वारा। कौन था प्रथम राष्ट्रपति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक, प्रसाद। अब राष्ट्रीय ध्वज को कब अंगीकृत किया गया था, तो राष्ट्रीय ध्वज को जो है 22 जुलाई, इसको हटा देता हूँ, राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को। ठीक, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 43। क्या है क्वेश्चन नंबर 43, तो देखिए, राज्य लोक सेवा आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोनों लोक सेवा आयोग है क्या, ऊपर संघ लोक सेवा आयोग, नीचे राज्य लोक सेवा आयोग। चलिए, अच्छा है।
तो देखिए क्वेश्चन नंबर 43, राज्य लोक सेवा आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि आयोग के आधे से अधिक सदस्य जो है, आधे से अधिक नहीं, आयोग के आधे सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग से होने चाहिए। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा पदच्युत किया जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन आप लोग देख लीजिए। पूछ रहा है कौन कौन से सही हैं और कौन कौन से नहीं सही है, ये हमें बताना है। दो में से कोई भी एक छांट लीजिए आप लोग। तो भैया इसमें ना तो दो सही, ना तो एक सही है, ना तो दो ही सही है। क्यों नहीं सही है ये हम अभी देख लेते हैं। पहला कथन क्या कह रहा है बताइए। पहला कथन है कि आयोग के आधे सदस्य अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों से होने चाहिए। ठीक, तो ऐसा नहीं है। देखिए राज्य के राज्यपाल द्वारा एक राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में जान लेते हैं हम लोग अच्छे से। तो देखिए इनकी नियुक्ति कौन करता है, इनकी नियुक्ति करता है, इनके सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, राज्य के लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। कौन करता है, राज्यपाल। ठीक, राज्यपाल करता है। पहला कत्ते ये हो गया हमारा। ठीक, और नियुक्ति में कौन कौन शामिल होता है, एक अध्यक्ष और इसके अन्य सदस्य, मतलब इसके सभी सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। ठीक है, संविधान में जो है आयोग के सदस्यों की संख्या का उल्लेख ही नहीं किया गया है। ठीक, इसे राज्यपाल के विवेक पर छोड़ दिया गया है। ठीक है, इसके अतिरिक्त आयोग के सदस्यों की वांछित अर्हताओं का भी उल्लेख नहीं किया गया, मतलब इनकी योग्यता क्या होगी ये जो यहाँ बता दिया, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, नहीं भैया इनकी क्या अर्हता होगी इसके बारे में उल्लेख नहीं किया गया। ठीक है, परंतु यह निर्धारित किया गया है कि आयोग के सदस्यों को भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन, भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्षों तक कार्य का अनुभव होना चाहिए, मतलब 10 वर्ष का एक्सपीरियंस इनके पास होना चाहिए। ठीक है, संविधान ने राज्यपाल को सदस्यों, अध्यक्ष और सदस्यों को सेवा शर्तें निर्धारित करने का अधिकार दिया है। ठीक है, तो इसीलिए कथन एक तो गलत है। दूसरा कथन गलत क्यों है, तो राज्यपाल इनकी नियुक्ति तो करता है, यहाँ पदच्युत की बात हो रही, इसे हटाते हैं हम लोग। देखिए राज्यपाल इनकी नियुक्ति तो करता है लेकिन यहाँ पदच्युत करने की बात की, यानी पद से मुक्त करने की बात की जा रही है। तो नहीं, इनकी नियुक्ति राज्यपाल करता है, लेकिन इनको पद से जो है राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है। ठीक है, और राष्ट्रपति जो है इन्हें उन्हीं आधारों पर हटा सकता है जिन आधारों पर संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों और उसके अध्यक्ष को हटाया जाता है। ठीक, यह काम किसका है, यह काम है राष्ट्रपति का। ठीक, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 44। क्या है ये, तो निम्नलिखित में से कौन सा से निकाय अपनी वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, पूछ रहा है कौन कौन से निकाय अपनी वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करते हैं। कुछ निकाय दिए हुए हैं, निकाय देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो सीवीसी दिया हुआ है, यानी केंद्रीय सूचना आयोग दिया हुआ है। ठीक है, केंद्रीय सूचना आयोग दिया हुआ है, सीवीसी नहीं सीआईसी। इसके अलावा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग दिया हुआ है, एनएचआरसी। इसके अलावा केंद्रीय सतर्कता आयोग या सीवीसी। ठीक है, नीचे ऑप्शंस आप लोग देख लीजिए। हो गया, तो इसमें सही आंसर कौन सा है, इसमें सही आंसर है ऑप्शन ए। ठीक, केवल 3, यानी कि केवल सीवीसी जो है अपनी वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। बाकी केंद्रीय सूचना आयोग ये अपनी रिपोर्ट सरकार को देता है, ये अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपता है। ठीक, कौन सी सरकार, तो केंद्रीय सरकार। ठीक है, केंद्रीय सरकार। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भी अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को, और साथ ही जिस राज्य से संबंधित यह रिपोर्ट हो उस राज्य की सरकार को भी अपनी रिपोर्ट सौंपता है। ठीक है, और सीवीसी द्वारा अपनी रिपोर्ट तो देख ही लिया हमने, राष्ट्रपति को प्रस्तुत की जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है,
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 45 क्या है ये, तो देख लेते हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। आंध्र प्रदेश का मद्रास से पृथक होना, हरियाणा और पंजाब का पृथक होना, गुजरात का गठन, सिक्किम को भारत संघ में शामिल होना। बेसिकली इनके कालक्रम के बारे में पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो देखते हैं ऊपर क्या है, नीचे उपरोक्त घटनाओं के सही कालानुक्रम को निम्नलिखित में से कौन सा है इनका कालानुक्रम, मतलब पहले कौन सा घटा, बाद में कौन सा घटा, उसके बाद। तो ऑप्शन देख लीजिए आप लोग। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1, 3, 2, 4। मतलब पहले आंध्र प्रदेश मद्रास से पृथक हो गया, ये तो भैया 1953 में ही हो गया। तो कभी भी याद, पहले तो इसी को मार दीजिए आप लोग, ठीक है। दूसरा कौन सा है, 3, गुजरात का गठन कब हुआ था, तो 1960 में हुआ था। बम्बई को जो है विभाजित किया गया था। पहले बम्बई द्विभाषी राज्य था, लेकिन बाद में विभाजित करके गुजरात और महाराष्ट्र अलग अलग 2 राज्य बना दिए गए थे, ठीक है। इसके बाद क्या है, तो ऑप्शन नंबर 2 हरियाणा और पंजाब का पृथक होना, ये कब हुआ था, तो ये हुआ था 1966 में। हरियाणा और पंजाब एक दूसरे से पृथक हो गए थे, और साथ ही हरियाणा को जो है पंजाब से अलग कर दिया गया था, और एक केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का भी गठन कर दिया गया था, ठीक है। इसके बाद है क्या, इसके बाद है 4 सिक्किम को भारतीय संघ में शामिल होना। देखिए सिक्किम क्या है ना, सबसे पहले तो सिक्किम जब 1947 में भारत के संरक्षित राज्य का दर्जा मिला था, भारत की सह राज्य आप जिसे बोल सकते हैं, उसका दर्जा प्राप्त था। लेकिन बाद में जो है 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के माध्यम से जो है सिक्किम भारत का पूर्ण राज्य बन गया था। कब, 1975 में, ठीक। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 46 क्या है ये, गला सूख गया था, पानी पीने लगा था मैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 46 था कि संविधान सभा की निम्नलिखित समितियों में से किनकी अध्यक्षता सरदार पटेल द्वारा की गई थी। प्रांतीय संविधान समिति, मूल अधिकार, अल्पसंख्यक और जनजाति एवं बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति की, तीसरा है राज्यों के लिए समिति की। तो ऑप्शंस देख लीजिए आप लोग। तो भैया देख ही लिया होगा अब तक आपसे, तो सरदार पटेल द्वारा किसकी अध्यक्षता की गई थी, ठीक, बता दें या जाए तो ये की गई थी ऑप्शन ए 1 और 2, यानी कि प्रांतीय संविधान समिति की, और मूल अधिकार, अल्पसंख्यक और जनजातीय एवं बहिष्कृत क्षेत्र के लिए सलाहकार समिति की अध्यक्षता जो है सरदार पटेल द्वारा की गई थी। बाकी समितियों के बारे में एक नज़र डाल लेते हैं, कहीं आप नोट डाउन करते चलिए। देखिए संघ शक्ति समिति की अध्यक्षता किसकी थी, जवाहरलाल नेहरू की थी, ठीक। इसके अलावा संघीय संविधान समिति की अध्यक्षता किसकी थी, ये भी जवाहरलाल नेहरू किसके अध्यक्ष थे, ठीक है। इसके अलावा एक सेकंड रुकिए तो आप लोग, हाँ, इसके अलावा प्रारूप समिति की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, B.R. अम्बेडकर के द्वारा। B.R. अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। B.R. अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। मौलिक अधिकारों, ये हमने देख ही लिया है। प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। राज्यों के लिए समिति या राज्यों से समझौता करने वाली समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहता है, तो भारत को विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहा गया है, क्यों कहा गया है, ठीक है। निम्नलिखित वाक्यांश में दिए गए, निम्नलिखित में से कौन सा दिए गए वाक्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है। तो पहला कथन क्या है, तो राज्यों को किसी विदेशी राज्य को अध्यर्पित किया जा सकता है। मूल संविधान के तहत राज्यों पर 4 समूह, मूल संविधान के तहत राज्यों का 4 समूहों में विभाजन। कथन सी ऑप्शन है कि संविधान द्वारा किसी राज्य की क्षेत्रीय अखंडता की गारंटी नहीं दी गई है। और
ऑप्शन नंबर डी क्या है, किसी राज्य की क्षेत्रीय सीमा को राज्य के विधानमंडल की सहमति के बिना परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। तो सही ऑप्शन आप लोग बताइए फटाक से। ठीक है, इसका सही आंसर है आंसर नंबर सी। ठीक, संविधान द्वारा किसी राज्य की क्षेत्रीय अखंडता की गारंटी नहीं दी गई, इसीलिए भारत को विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहा गया। इसी तरह संयुक्त राज्य अमेरिका को क्या कहा गया है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका को अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहा जाता है। ठीक है, देखिए राज्यों के क्षेत्र, सीमा, नाम तथा उनकी सहमति के बिना भी जो है परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है, संविधान में संसद के निर्माण के द्वारा, संविधान संशोधन के माध्यम से, जो कि एक साधारण विधेयक की तरह होगा। ठीक है, यानी कि जो है संसद अपने विवेकानुसार भारत के राजनीतिक मानचित्र का पुनः निर्धारण कर सकती है। ठीक, तो इसी प्रकार से ये बता ही दिया गया आप लोगों को कि संयुक्त राज्य अमेरिका को जो है अविनाशी संघ का अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहा गया। ठीक है, देखिए संविधान द्वारा किसी राज्य की क्षेत्रीय एकता या उसके अस्तित्व में बने रहने की गारंटी नहीं प्रदान की गई है। ठीक है, यही बात कही जा रही है। इसीलिए भारतीय संविधान को जो भारतीय संघ को जो है भारतीय संघ को जो है विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 48 क्या है, तो यह है केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 द्वारा स्थापित एक सांविधिक निकाय है। दूसरा कथन है, तो सीबीआई के निदेशक की नियुक्ति की अनुशंसा करने वाली समिति में प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश सम्मिलित होते हैं। कथन 3 है कि यह निकाय लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत मामलों के अभियोजन का संचालन करता है। ऑप्शन देख लीजिए आप लोग। कौन कौन सा सही है ये बताना है, तो बताइए। इसमें सही है ऑप्शन सी, केवल 3 ही सही है। ठीक है, बाकी गलत क्यों है तो देखते हैं हम लोग। देखिए पहली चीज़ तो इसकी यह एक सांविधिक निकाय नहीं है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी, सीबीआई की स्थापना हुई थी 1963 में। कब हुई थी, 1963 में हुई थी। गृह मंत्रालय के एक कार्यकारी संकल्प द्वारा हुई थी, गृह मंत्रालय के एक संकल्प द्वारा हुई थी। ठीक है, इसकी शक्तियों का स्रोत भले है दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 से यह अपनी शक्तियाँ प्राप्त तो करता है, लेकिन इसके तहत इसकी स्थापना नहीं की गई थी। ठीक है, इसके अलावा जो है इसके अध्यक्ष यानी सीबीआई के निदेशक की नियुक्ति की जो समिति अनुशंसा करती है उसमें कौन कौन शामिल होता है, तो उसमें जो है लोकसभा उसमें जो है उसकी नियुक्ति संबंधी समिति के गठन में जो है एक परिवर्तन किया गया था 2014 में, तो उसको लेकर के हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो यह इसकी नियुक्ति जो है 3 सदस्यीय निकाय द्वारा की जाती है, जिसमें प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री होता है। इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष, या 2014 के संशोधन के साथ अगर कहें तो लोकसभा में विपक्ष का मान्य नेता न होने की स्थिति में लोकसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता को शामिल किया जाता है, या यूँ कहें कि लोकसभा के सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता। ठीक है, लोकसभा के सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता। ठीक, प्लस
साथ में एक और कौन होगा, 3 सदस्यीय हमने चर्चा की थी, साथ में होगा उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या CJI। ठीक है, अगर इसकी अनुपस्थिति में, CJI की अनुपस्थिति में, CJI के द्वारा ही उच्चतम न्यायालय द्वारा नामित कोई अन्य न्यायाधीश। ठीक, इसमें जो है केंद्रीय गृह मंत्री नहीं शामिल होता है इसकी नियुक्ति करने वाली समिति में। इसके CBI के निदेशक की नियुक्ति करने वाली समिति में। अन्य नियम क्या है, अन्य तीसरा कथन सही क्यों है, यह निकाय लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत मामलों के अभियोजन का संचालन करता है। तो इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 द्वारा दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 में संशोधन किया गया था। ठीक है, तथा यह प्रावधान किया गया था कि लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत यह उपबंधित मामलों के अभियोजन के संचालन हेतु निदेशक की अध्यक्षता में एक अभियोजन निदेशालय की स्थापना की जाए। किसकी, तो अभियोजन निदेशालय की स्थापना की जाएगी। अभियोजन निदेशालय की स्थापना की जाएगी। ठीक है, अभियोजन निदेशालय के निदेशक पद पर नियुक्त होने वाला व्यक्ति भारत सरकार के संयुक्त सचिव के पद के रैंक के नीचे नहीं होगा। ठीक है, वह CBI के संपूर्ण निरीक्षण एवं निरंतर नियंत्रण में कार्य करेगा तथा इसकी नियुक्ति केंद्रीय सतर्कता आयोग की अनुशंसा पर केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी। ठीक, और इसका कार्यकाल 2 वर्ष का होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 49। एक चीज़ और आपको बताऊं इसके बारे में, CBI के बारे में। तो देखिए, इस पे जो अधिकारियों की नियुक्ति होती है ना CBI के में, ये जो है SP लेवल से नीचे की रैंक के नहीं होते हैं। ठीक, और इनकी नियुक्ति किस माध्यम से होती है, तो इनकी नियुक्ति जो है केंद्रीय सतर्कता आयोग की अध्यक्षता और सतर्कता आयुक्तों तथा गृह मंत्रालय के सचिव और कार्मिक विभाग के सचिव से मिलकर गठित अनुशंसा के आधार पर इसके सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। मतलब जो CBI के अन्य अधिकारी होते हैं उनकी नियुक्ति की बात हो रही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 49 क्या है, शिक्षा के अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है, तो यह राज्यों को 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का दायित्व निर्धारित करता है। दूसरा कथन क्या है, दूसरा कथन है कि यह अधिकार केवल नागरिकों को उपलब्ध है, विदेशियों को नहीं। तो इसमें सही ऑप्शन बताना है। सही ऑप्शन बताइए आप लोग। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर A, यानी कि केवल 1। ठीक है, यह कहाँ पे है, यह है 6 से 14 वर्ष की आयु को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराना। तो यह है आर्टिकल 121A में। ठीक, या 21 का जिसे आप लोग बोलते हैं, हम सब बोलते हैं। और 2002 के 86वें संशोधन द्वारा जो है अधिनियम द्वारा इस प्रावधान को सम्मिलित किया गया था। कब, तो 2002 के 86वें संशोधन द्वारा। इसके साथ साथ ही इस संशोधन को सर्व शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इसमें शामिल किया गया था। ठीक है, और यह अधिकार जो है नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त होता है। ठीक, सर्व शिक्षा की बात ही हो रही है तो सभी को मिलेगा ना भाई। नेक्स्ट है और आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 50। क्या है क्वेश्चन नंबर 50? क्वेश्चन नंबर 50 है कि लोकतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि ऐसे सभी देश जहां चुनाव आयोजित कराए जाते हैं वहां शासन व्यवस्था का स्वरूप लोकतांत्रिक होता है। दूसरा कथन है कि सभी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था वाले देशों में एक लिखित संविधान होता है। कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है? देखिए, इसमें चुन तो लिया ही होगा आपने ऑप्शन कौन सा है, तो आपने अपना वाला सिलेक्ट कर लिया होगा। मैं अपना वाला बताता हूँ, सही वाला बताता हूँ। इसमें ना तो D, ना तो 1 सही है, ना तो 2 सही है। ठीक है, क्यों गलत है? तो देखिए, ऐसा जहाँ पहला कथन क्या कहता है, ऐसे सभी देश जहाँ चुनाव आयोजित कराए जाते हैं वहाँ शासन व्यवस्था का स्वरूप लोकतांत्रिक होता है। ऐसा नहीं है। एग्जाम्पल चाइना, हम बेस्ट एग्जाम्पल है हमारे पास।
हर चीज़ के लिए। आजकल कोविड-19 फैला है, इसके लिए भी चाइना ही एग्जाम्पल है, दे सकते हैं। ठीक है। दूसरा है, क्या कथन कह रहा है कि सभी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था वाले देशों में एक लिखित संविधान होता है। नहीं भैया, इसके लिए भी हमारे पास एक एग्जाम्पल है। क्या? यूके, यूनाइटेड किंगडम। यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था तो है, लेकिन यहाँ का संविधान ही लिखित नहीं है। ठीक है। और एक चीज़ बताऊं, चाइना में भी 5 वर्ष में नियमित रूप से चुनाव कराया जाता है, प्रत्येक 5 वर्ष पे। ठीक है। तो अभी फ़िलहाल आज इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट हम लोग जब इस टेस्ट सीरीज को डिस्कस करेंगे तो बाकी के शेष सभी 50 क्वेश्चनों को एक साथ एक बार में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। चलिए, फ़िलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।